और खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। मॉस्को में दूसरी जंग अजीम फतेह का जश्न मनाने के लिए विक्ट्री परेड का इनेकाद किया गया। नाजी जर्मनी पर फतेह का जश्न मनाने के लिए परेड का एहतमाम हुआ। हिंदुस्तान के तीनों अफवाज के जवानों ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। विक्ट्री परेड में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की और परेड में हिंदुस्तानी फौज की शमूलियत पर मसरत का इजहार किया। वाज़ेह है कि दूसरी जंग अजीम में रूस की फतेह के 75 साल पूरे हुए हैं। गुजरात के सूरत में एक पुलिस एहलकार की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। एक पुलिस एहलकार ने बैंक की एक मुलाजिमा की पिटाई कर दी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस वाक़े का नोट लिया और कहा कि मुलाजमीन की हिफाजत सबसे अहम है। पुलिस ने इस मामले में उस पुलिस एहलकार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। 20 को ये आदमी मेरे बैंक में आया था, जो मेरा कस्टमर भी नहीं है, मेरे बैंक का कस्टमर भी नहीं था। वो दूसरी ब्रांच के थे। हमने उनको बोला कि पासबुक प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, हम लोग आपको स्टेटमेंट दे देंगे, बट नहीं, वो जिद पकड़ के खड़े थे। फिर हमने बोला सर 4:20 भी हो गया है, वर्किंग टाइम ख़त्म हो गया है, आप लोग कल आइए। उन्होंने गाली गलौज शुरू की। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि हम लोग ऐसे काम करते ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ना हमारी मतलब प्रूफ के बिना हमारी भी सपोर्टिंग नहीं होती है। आई वॉज रिकॉर्डिंग कि वो गाली गलौज कर रहा है, तो लेट अस रिकॉर्ड सो दैट वी हैव आवर ओन सपोर्ट कि कस्टमर वॉज अब्यूजिंग अस। उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस के आके मुझे मारपीट की है। मतलब कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट में हमारे स्टाफ आए, तब जाके उन्होंने थोड़ा मतलब रिलैक्स लिया। फिर लेडीज पुलिस आई, मैडम दोनों हाथों से ताली बजती है। 4:30 बजे आने के बाद में कौन सी दोनों हाथों से ताली बजती है? मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस थाने पे जाने के बाद फरियाद की जगह पे पुलिस आपको ही धमका रही थी? हाँ, बोले जो भी है मामला के जो हमला करने वाला था वो, कि जो पुलिस थाने में गए वो पुलिस भी? हाँ, वो पुलिस भी। और बोले मामला बार बार रपा दपा कर लो, चाय पानी का जो लगता है वो ले लो, चाय पानी का या दवा पट्टी का। क्यों हमें मतलब इसके लिए क्या हमने इधर इतना मार खाया क्या? 4 बजे के बाद 4:30 बजे के करीब, जो कि उसको पासबुक प्रिंट करवानी थी। पासबुक प्रिंट ना होने के कारण वो खुद के साथ किसी मित्र को, अपने फ्रेंड को लेके आए थे, जो कोई पुलिस कांस्टेबल था। उन्होंने आके यहाँ पे स्टाफ के साथ बहुत ही बुरी भाषा में बात की, उनके साथ झगड़ा किया। और जब उन्होंने देखा कि माहौल कुछ गर्म हो रहा है और महिला कर्मचारी ने, बैंक कर्मचारी ने जब उनका वीडियो उतारना स्टार्ट किया, तब उनको गुस्सा आ गया। वो यहाँ से प्रोहिबिटेड एरिया में घुसे, जहाँ पे कस्टमर्स को अलाउ नहीं करते हैं। वो वहाँ पे घुस के उन्होंने दोनों स्टाफ के साथ झपाझपी की। मैडम जो थे उनको धक्का मारा और उनके कारण उनको इंजरी हुई है और फ्रैक्चर हो गया सर। यूपी के 69,000 टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। दरअसल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 8 मई 2020 को हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इम्तिहान के नतायज पर सवालिया निशान लगाया था, तकर्रुरी के अमल पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही जांच के लिए सवालात के पेपर को UGC पैनल के पास भेजने का हुक्म दिया गया था। मगरबी बंगाल में कोरोना ने एक रुकने असेंबली की जान ले ली। तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली तमुनाश घोष की कोरोना से मौत हो गई। तमुनाश घोष गुज़िश्ता माह कोरोना से मुतासिर थे। उनकी अहलिया और उनकी 2 बेटियां भी कोरोना से मुतासिर हैं। इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। तमुनाश घोष के इंतकाल पर वज़ीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इजहार ताज़ियत किया। तमुनाश घोष वज़ीर आला ममता बनर्जी के पड़ोसी भी थे। वो फाल्टा हल्के से 3 बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। और अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ते कोरोना के कहर की। जी हां, हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 465 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 15,968 नए मामले देखे गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,56,183 मामले देखे जा चुके हैं। अब तक कोरोना से कुल 14,476 लोगों की जानें गई हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर
1,39,010 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,531 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 66,602 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,301 लोगों की मौत हुई है। वाज़ेह रहे कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज्यादा कोरोना के मामले देखे गए हैं। और वहीं आज सुबह कोरोना से खातून की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 88 हो गई है। बरजुला श्रीनगर में स्किम्स में आज एक 48 साला खातून ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 148 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की तादाद 6,236 हो गई है। श्रीनगर में कोरोना से 21 जबकि बारामूला में 13 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं तेलंगाना में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल एक ही दिन में 889 नए मामले देखे गए। इसके अलावा 3 लोगों की मौत हुई। अब तक रियासत में कोरोना की जुमला 9,553 मामले देखे गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 220 हो गई है। कोरोना मुतासरीन में पुलिस एकेडमी के 4 अरकान, असेंबली का एक सिक्योरिटी जवान और बस भवन के मुलाजमीन भी शामिल हैं। GHMC हुदूद में कल एक ही दिन में 652 मामले दर्ज हुए हैं। और दोनों तेलुगु रियासतों यानी आंध्र और तेलंगाना के दरमियान फिल वक्त बस सर्विस तात्तुल का शिकार है। दोनों रियासतों के RTC ओहदेदारों ने इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। आज दोनों तेलुगु रियासतों के RTC ओहदेदारों का हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद होने वाला था। दोनों रियासतों में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र इस इजलास को मुलतवी किया गया। फिल वक्त RTC अपने अपने हुदूद में ही बस सर्विस जारी रखने का फैसला कर चुकी है। डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 18 दिनों से लगातार कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। दिल्ली में डीजल 79.88 फी लीटर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी बेहद परेशान है। हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपए कहीं 4 रुपए ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे खरीद नहीं पाएगा, फिर गाड़ी घोड़ा खड़ी हो जाएगी, साइकिलें से चलना पसंद करेगा। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। यहीं रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़ बहुत गया डीजल पेट्रोल दोनों। डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं भैया, इससे बहुत परेशानी हो रही है। किसानों के लिए परेशानी है, सिंचाई के लिए परेशानी है, धान बैठ रहा है उसके लिए परेशानी है। लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ है, अब इससे आज पब्लिक उबड़ नहीं पा रहा है। डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सब क्या किया जाए, लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार से यही डिमांड है कि जो है डीजल के रेट कम किए जाएँ, किसानों के ऊपर इतना बोझा नहीं डालना चाहिए। डीजल बढ़ा तो मान लो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो जो माल जा रहा है उस पर भी रेट बढ़ेगा, इसलिए सारा सामान बढ़ जाएगा अगर डीजल बढ़ेगा तो। आम जनता पे कितना असर पड़ेगा ये डीजल लगातार जो बढ़ रहा है? डीजल बढ़ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्या सारी तो चीज़ इससे महंगाई है, इसी से जो सामान जाएगा, भाड़ा जाएगा, या डीजल पेट्रोल जितना भी सामान गाड़िए से जाएगा, तो जब भाड़ा बढ़ेगा तो सामान भी बढ़ेगा। तो सरकार से आपका वो है कि हस्तक्षेप करें लगातार जो बढ़ रहा है दाम? सरकार से यही कहना है कि इतना डीजल का रेट कुछ कम किया जाए, बहुत बढ़ गया इस समय। डीजल के दाम अभी इस समय बढ़ रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही। इससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या परेशानियाँ होंगी? अरे दिक्कतें क्या, इस गरीब आदमी परेशान हो जाएंगी और महंगाई बढ़ रही, किसान आदमी का कोई सामान नहीं बढ़ रहा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा कीमत डीजल की हो गई है। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूँगा पेट्रोल पंप पे जो मौजूदा जो रुपये हैं वो आप देख सकते हैं 79.92। और हालांकि अगर दूसरा अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है 79.80 ये पेट्रोल की कीमत है। और अगर बात की जाए तो पिछले 18 दिनों में लगातार 10 रुपया 48 पैसे महंगा हो गया है डीजल। और लगातार 18वें दिन डीजल की बढ़ोतरी में ये कीमत जो है इजाफा हुआ है उसको देखा गया है। और
अगर बात करें कि दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में डीजल जो है हालांकि कुछ सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत में अंतर होने की जो वजह ये होती है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से टैक्स कम लगती थी, लेकिन अक्टूबर 2014 में डीरेगुलेशन के बाद दोनों देशों के बीच में काफ़ी अंतर कम होता चला गया। अब वो डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर आ चुकी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के काम में तेल के कीमत में जिस तरह से बाकायदा कुछ दिनों में हल्का सा इजाफा देखने को मिला, शायद इसी का तकाजा है कि लगातार इसके रेट में इजाफा होता चला गया और पेट्रोल से ज़्यादा कीमत अब डीजल की हो गई है। निश्चित तौर पे आने वाले दिन में इसका और भी ज़्यादा इस पर असर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पिछले 18 दिनों से लगातार हो रहे इजाफे ने लोगों की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। 18वें दिन भी डीजल की कीमत में हुए इजाफे से डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। जाहिर है डीजल और पेट्रोल के महंगे होने से इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और किरायों पर पड़ेगा, साथ ही अशियाई ज़रूरियाँ भी महंगी हो जाएंगी। मुल्क में जगह जगह बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। आज दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। जिस तरीके से अभी फसल बुआई का समय है, फसल बुआई में अभी किसान को जो ट्रैक्टर चलाना या पंप जो चलाना जो पानी देने के लिए, उसमें डीजल का उपयोग होता है। किसान पहले से दोहरी मार से परेशान है और फिर इसके ऊपर भी अगर डीजल और पेट्रोल को साथ में, ऐसा ऐतिहासिक आज का दिन है, आज का दिन कि जिसमें पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम हो गए। तो हमारा सरकार से सीधा सीधा कहना है कि ये गलत चीज़ है। सरकार, लोग रास्ते पर आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसका फ़ायदा उठा के लोगों के साथ में गलत काम कर रही है। एक तरफ तो कोरोना पेंडेमिक से लोग परेशान हैं, ऊपर से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है। ये चीज़ें, और पहले जो बात करती थी मोदी सरकार, जो सरकार में आने के पहले मोदी जी बात करते थे 2014 में कि रुपया डॉलर से एक जैसा कर देंगे, तो रुपया डॉलर तो नहीं हुआ, लेकिन डीजल को पेट्रोल से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। इसी को लेके आज हमको ऐसे स्थिति में भी रास्ते पे उतरना पड़ा, क्योंकि लोगों की जन भावना इसके खिलाफ है। इसके लिए उधर हैदराबाद में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। पीसीसी-एससी सेल के सदर प्रीतम की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। इस दौरान गांधी भवन से लेकर टैंक बंद तक रैली निकाली गई। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान कशीदगी देखी गई। नामपल्ली स्टेशन के करीब पुलिस ने रैली को रोक दिया। पुलिस ने दर्जनों एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पीसीसी-एससी के सेल के सदर प्रीतम ने कहा कि कोरोना की वबा से परेशान आवाम पर मोदी हुकूमत ने पेट्रोल का इजाफी बोझ आयद करते हुए आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। The state and the country is facing a huge crisis. The petrol and diesel rates are increasing day by day. Every day 30 paisa, 50 paisa, 1 rupee from past 9 days. We have been observing 9 rupees have been increased petrol and diesel prices by the BJP government. We seriously condemn this and we demand the central government to immediately roll back the prices which have been increased. The situation in India from 3 months, the people are suffering from COVID, they are not having income and these people are not able to survive themselves and their families. So I request Modi, if you want your government to run, kindly roll back the prices immediately and make justice to the people. Modi, down, down, and this is the slogan of Congress Party. कर्नाटक में मुस्लिम तबके को खुसूसी रिजर्वेशन फराहम करने के लिए एक बार फिर आवाज़ उठी है। जस्टिस HN नागमोहनदास कमीशन के सामने एक तहरीरी अर्ज़दाश्त पेश की गई है। दावनगिरी शहर की एक समाजी तंजीम के सदर एडवोकेट अनीस पाशा ने यह दरख्वास्त कमीशन को पेश की है। बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में जस्टिस नागमोहनदास ने कहा कि यह कमीशन SC/ST तबकों के रिजर्वेशन में इजाफे की मांग पर गौर करने के लिए बनाया गया है। तहम अनीस पाशा की जानिब से दी गई अर्ज़दाश्त को कमीशन ने मुस्तरद नहीं किया है, बल्कि इस दरख्वास्त को ज़रूरी कार्रवाई के लिए हुकूमत को भेजा गया है। This commission is constituted by the government of Karnataka to submit a report on the issue relating to enhancement of reservation to SC/ST
from 15% to 7% and from 3% to 7% respectively. In the process of consultation meetings, one organization called Uma Chintana Vedike, represented by its president, one Mr. Anish Pasha, an advocate from Davanagere, submitted a representation to this commission requesting to provide a separate reservation for the minority communities. This claim is based on the recommendations of Justice Rajendra Sachar report. But this commission has no power either to recommend or to consider this representation for providing reservation to minorities. But at the same time, having gone through the report of Justice Sachar Commission report, I am convinced that large section of Muslim minorities in this country are living in very, very bad conditions. They require the support of the state for upliftment of their living conditions. Therefore, the representation that we have received, we have forwarded the same to the government of Karnataka for consideration and suitable action. जेडीयू ने कानून साज काउंसिल के लिए अपने 3 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से जिन 3 लोगों को कानून साज काउंसिल में भेज रहे हैं, उनमें साबिक एमएलसी गुलाम गौस के अलावा मोतिहारी से ताल्लुक़ रखने वाले जेडीयू के लीडर भीष्म साहनी और कुमुद वर्मा के नाम भी शामिल हैं। ये तीनों लीडर कानून साज काउंसिल के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी हमको मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से दल के लिए और राजहित में काम करूंगा। मुस्लिम सियासत पे कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू पे बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने से मुस्लिम उनसे नाराज हैं और आरजेडी बार बार क्लेम करती है। गुलाम गौस पुराने अनुभवी नेता है, मुस्लिम बिरादरी में अच्छी पहुंच भी रखते हैं, तो कितना अंतर पड़ेगा? मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा, अभी मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उनके विकास के लिए शायद हमको लगता है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमेशा उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया गया है। अब आप पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है? पार्टी के लिए उनके आदेश के तहत हम निष्ठापूर्वक हम कार्यकर्ता सब काम करते हैं और बिहार के हित में, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। इसके लिए हम खून पसीना जो बहाना होगा हम बहाएंगे और पुनः नीतीश कुमार को बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 26 जून को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इसके लिए सभी मंजूरशुदा पार्टियों को तलब किया गया है। मीटिंग में कमीशन इंतखाबात के ताल्लुक से सभी पार्टियों की राय मांगेगा। मीटिंग में डिजिटल तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे हमारा एक बैठक शुक्रवार को होने जा रहा है राज्य स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। बिहार राज्य में टोटल 12 हैं, नेशनल 8 हैं और 4 स्टेट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ आगामी शुक्रवार को 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ कार्यालय में बैठक होगी। बिहार की राजधानी पटना में सैकड़ों की तादाद में निजी कोचिंग इदारे गुज़िश्ता 70 दिनों से बंद पड़े हैं और ऐसे में कोचिंग इदारों की आमदनी भी बंद हो गई है। लिहाजा निजी कोचिंग चलाने वाले लोग बेहद परेशान हैं और अब इन लोगों ने हुकूमत से इनकी तरफ मदद की अपील की है। खोला गया है न, इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने का दिशा निर्देश लागू किया गया है, जिसके कारण हमें किराया यानी अर्थात रेंट की और साथ साथ स्टाफ के
भरण पोषण की जिम्मेवारी है। को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं क्योंकि चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और अभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सारे बंद है, वो सब अभी खुले नहीं हैं, जिस कारण से हमारी रोजी रोटी जो है वो नहीं हो पा रही है। परिवार में मैं खुद एक अकेली हूँ जो अपने परिवार को चलाती हूँ, बट अभी तो हम लोग के पास मतलब कोई सोर्स ही नहीं है, पैसा आने का कोई सोर्स नहीं है। आज और कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 50,000 लोगों को पानी नहीं मिलेगा। दरअसल गडियारी इलाके में 2 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इस इलाके में पानी सप्लाई की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से पानी की ये सप्लाई बंद की गई है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में 2 दिनों तक के पानी नहीं आएगा और पानी नहीं आ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि लोग इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ियारी थाने में लोग आए हुए हैं पानी भरने के लिए। यहाँ की जो टंकी है उससे पानी भर के ले जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, मुश्किल हो रही है। हाँ, मुश्किल हो रही है। थाने आए हैं? हाँ, थाना। टैंकर वगैरह नहीं आया? हाँ, नहीं आए। काफी मुश्किल लोगों को हो रही है और लोग इधर उधर पानी को लेकर कि किसी भी तरीके से उन्हें पानी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम का दावा था, नगर निगम पहले ही सूचित कर दिया था कि 2 दिन तक पानी नहीं आएगा क्योंकि रिपेयरिंग का काम चल रहा है पाइपलाइन। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग थाने में पानी भरने के लिए आए हैं, किसी तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे गैरेज वगैरह में जो लोगों ने अपना पर्सनल बोर बना के रखा हुआ है, वहाँ पर भी लोग जाके पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करेंगे, मुसीबत है ये। कैसे कैसे नेता लोग है तो कम से कम टैंकर भेजना चाहिए, घर घर में पता चलना चाहिए, माने पारा पारा में देखना चाहिए नेता होए तो। हाँ, बस वही बात है। कोई ना देखने नहीं आ रहे, ना झांकने नहीं आ रहे। कल से नहीं आ रहा है। हाँ, कल 10 बजे से नहीं, 10 बजे से पानी नहीं आ रहा। अभी तक हो गया, ना देख रहे हम लोग। अभी खुलेगा, शाम को खुलेगा, ना कुछ भी नहीं। पास के जो लोग हैं वो यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम से कोई टैंकर नहीं पहुंचा है। कहा गया था कि 24 और 25 को पानी आएगा, लेकिन कल 10 बजे से ही पानी आना बंद हो चुका है और करीबन 50,000 जो घर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि नगर निगम के दावे क्या है और हकीकत क्या है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कल यानी 25 जून से तेलंगाना में हरिता हरम के 6ठे मरहले का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आला केसीआर संगारेड्डी के नरसापुरम से हरिता हरम के 6ठे मरहले का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आला के नरसापुर दौरे की तैयारियों का रियासती वजीर हरीश राव ने जायजा लिया। हरीश राव ने महकमा जंगलात के अहदेदारों और जिला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। मीडिया से रूबरू होते हुए हरीश राव ने कहा कि कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला के प्रोग्राम में मखसूस लोगों को ही शिरकत की दावत दी गई है। उन्होंने पार्टी लीडरों और कारकुनों से भी अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में हरिता हरम प्रोग्राम मुनक़िद करें। आंध्र प्रदेश में कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने या बरकरार रखने पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। असेंबली स्पीकर टी सीताराम ने अपने दौरे श्रीकाकुलम के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मालियाती बिल पर वीटो करने का इख्तियार काउंसिल को नहीं है। काउंसिल तजुर्बेकार, माहिरीन और सीनियर लोगों की जमात है। अरकान काउंसिल सिर्फ मुफीद मशवरे ही दे सकते हैं, बिल को वीटो करने का इख्तियार उन्हें नहीं है। असेंबली अवामी नुमाइंदों की मुंतखबा जमात है। स्पीकर ने कहा कि इस सिलसिले में सियासी माहिरीन और कानून के माहिरीन से मशवरे लिए जा रहे हैं। बहुत जल्द काउंसिल पर हुकूमत फैसला लेगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब।